हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो हैव बीन वेरी वेरी गुड। फाइनली सीए इंटर एग्जाम्स हमारा ओवर हो गया। इट इज़ फाइनली ओवर सर। कैसा लग रहा है? वेरी रिलैक्स्ड, बहुत अच्छा लग रहा है सर। फाइनली एग्जाम्स ख़त्म। अब हम रिलैक्स कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। एग्जैक्टली सब करेंगे। एक बार फटाफट से वीडियो मैंने बनाया है। एक बार एफएमएसएम के एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं और एक ओवरऑल पेपर एनालिसिस कर लेते हैं कैसा था हमारा आज का एग्ज़ाम। अच्छी बात यह है कि लास्ट पेपर होने की कि अब खुल के हम डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट डे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, नेक्स्ट आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो अब आप रिलैक्सड हो। यस, जो बच्चों को लगता है सर आज हमारा एग्ज़ाम खत्म हुआ, अब हमें आज और स्ट्रेस नहीं चाहिए, कल ही से अब हम लेंगे, तो आप ये वीडियो कल देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कैसा था पेपर? कुछ बच्चों से जो फीडबैक मिला कि पेपर लेंदी था, एमसीक्यूज में बहुत टाइम लगे, जो एक्सपेक्टेड था एमसीक्यूज में, मैंने कल के वीडियो में भी बोला था। और एसएम करने का हमें इस वजह से उतना अच्छे से मौका नहीं मिला, या एसएम हम उतना कंप्लीट नहीं कर पाए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने जैसा दिया इट्स ओके, नाउ इट्स डन। अब आप रिलैक्स करो, पहली बात। सेकंड, पेपर ऐसा ही आएगा। अब आप सीए फाइनल्स में चले जाओगे तो पेपर का स्टैंडर्ड और बढ़ता ही चला जाएगा, लेंथीनेस और बढ़ेगा। अब अपने सीनियर से पूछो, सबका एक ही फीडबैक मिलेगा कि येस पेपर कंप्लीट ही नहीं होते हैं। पहले जो 8 एग्जाम होते थे, आठों पेपर, इसमें से कोई पेपर ही कंप्लीट नहीं होता था। इतने सारे स्टोरीज भी मिलेंगे, तो आपको अपना स्पीड बढ़ाना होगा। येस, नाउ ये पेपर का डिस्कशन करते हैं। आ जाओ फुल स्क्रीन में। हमारा एग्ज़ाम आज ख़त्म। ये हमारा एफएमएसएम का पेपर। केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में इस बार आईसीए ने अब क्या किया कि छोटा सा केस सिनेरियो 1 दे दिया यहाँ पे, जिसका जैसे नंबरिंग हो पेपर में, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछ लिए, इसका सब पार्ट। ठीक है, पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ केस सिनेरियो 1 में जो डिटेल्स दिया हुआ है, ये जो डिटेल्स दिया हुआ है, ये डिटेल्स देखते ही सारे फार्मूलाज याद आ जाने चाहिए कि क्या क्या फार्मूला थे। कि क्यों इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दिया है, क्यों एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है, बिकॉज करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन मांग रहा है। और सेकंड पार्ट में क्या मांग रहा है? इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स। तो ये देखते ही समझ में आना होगा कि कलेक्शन पीरियड से मैं डेटर्स निकाल सकता हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से मैं इन्वेंट्री निकाल सकता हूँ। यस और नो? यस। फटाफट से मैं आंसर्स लेके आया आपके संग, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कोई क्लियर बेसी टाइम नहीं लेंगे आपका। चलो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो मैंने निकाला कलेक्शन पीरियड से 12/2 करके 6 टाइम्स आया, इजी। नाउ उसको यूज़ किया डेटर्स निकालने के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स दिया हुआ था, तो वो निकाले हम। देन उसको डिवाइड कर दिया टर्नओवर रेशियो से, तो हमारा आ गया डेटर्स 20 लाख। डन, इजी। डेटर्स 20 लाख इजी। हमारा नेक्स्ट सब पढ़ के एक पार्ट भी हो गया। देखो, रिसीवेबल्स निकालना था, रिसीवेबल्स आ गया 20 लाख। नेक्स्ट, अब हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन में करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ अगर बोला है, करंट रेशियो क्विक रेशियो बोला है, तो 100% साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही सॉल्व होगा। नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। अब इसको करने के लिए हमें चाहिए इन्वेंट्री निकालने के लिए अब हमें ये डिटेल दिया हुआ है, साथ में दे दिया जीपी रेशियो का यूज़ करके हम जीपी निकालेंगे, जीपी से कॉग्स निकालेंगे, कॉग्स से आईटीआर यूज़ करके इन्वेंट्री निकालेंगे। समझ में आ गया? यस, ये फ्लो है हमारा। पहले जीपी निकाला मैंने, पूरा सेल्स। इस बार कोई क्रेडिट सेल्स नहीं। कुछ बच्चों ने यहाँ क्रेडिट सेल्स किया है, क्रेडिट सेल्स नहीं होगा, ये पूरा सेल्स होगा। कहाँ लिखा है जीपी क्रेडिट सेल्स पे होता है? इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट, वो पूरा सेल्स पे होगा। इनटू किया हमने इस पे हमारा जीपी रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट, इससे यूज़ करके मैंने क्या निकाला? कॉग्स, सीओजीएस। कॉग्स इज व्हाट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यस, 120 लाख का हमारा आ गया सीओजीएस। सीधा इसको यूज़ करो सर, हमारा इन्वेंट्री आ गया 120/6, 20 लाख। समझ में आया? पहले बोलो समझ में आया कि नहीं। राइट रॉन्ग एक भी आते, एक बार समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ सर, समझ में आया। अगर क्वेश्चन में ना 1 ईयर डेटा हो, इस टाइप का 1 ईयर डेटा हो, 1 ईयर बोल लो या सिंगल ऐसे डेटा हो, तो वो एवरेज वाला चीज़ नहीं करते। अपने एवरेज तब करते हैं जब ओपनिंग और क्लोजिंग डेटा क्वेश्चन दिया हुआ हो। लोग बोलेंगे सर ये इन्वेंट्री तो डिवाइड/2 होना चाहिए था, 10 लाख होना चाहिए था एवरेज इन्वेंट्री। ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा इन्वेंट्री निकलेगा, ये एवरेज इन्वेंट्री नहीं आएगा। एक बात ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन में से पुट किया, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, हमारा क्विक एसेट्स आया, प्रीपेड एक्सपेंस था नहीं तो हटाओ उसको। इसको सॉल्व करो, हमारा आ गया सीए 60 लाख और ये सीएल 40 लाख। फटाफट मार्क कर ले, रेड से मार्क करते चलो। सीए 60 लाख और वो 40 लाख। इन्वेंट्री रिसीवेबल्स दोनों हमारे कितने आए थे? 20 लाख आया था, बी भी 20 लाख था ना। यस, तो 20 और 20, ऑप्शन बी, ये दोनों ऑप्शन है राइट। किन किन बच्चों का राइट हुआ कमेंट करके बताओ सर, हमारा राइट हुआ। लास्ट में मार्क्स भी बताना अपना एमसीक्यूज़ के। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जेकेएल कंपनी
Limited has current assets of itna, has current liabilities of itna. The financial management of the company desires to make a provision for contingencies 20%. Okay. A working capital accordingly. What will be the amount of WC requirement for the company? क्या easy question बोल रहा है. Thank you so much. Gift दे दिया. हल्का सा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आगे पीछे है तो उसको कंपनसेट कर दिया, सीधा ये माइनस ये प्लस 20% करो, इजी 60 लाख. नेक्स्ट केस सिनेरियो टू क्या बोलता है? ओ माय गॉड सर, बड़ा क्वेश्चन आ गया. क्या हमारा स्ट्रैटेजी रहता है? हमेशा ऑप्शन पहले देख लो प्लीज़, हमेशा ध्यान रखने का ऑप्शंस पहले हम गो थ्रू कर लेगा, ऑप्शंस पर नज़र घुमा ले. इंडिफरेंस पॉइंट देखते ही हमारा MTP1 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये वैसा ही क्वेश्चन, उससे लेकिन एक स्टैंडर्ड ऊपर था. ये क्वेश्चन उससे एक स्टेप अच्छा था. कैसे था बताएंगे. तो ये वाला इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है. MTP1 सेम आ गया सर. MTP से तो क्वेश्चन आता ही नहीं, किसने कहा? देखो आ गया, राइट. कैपिटल स्ट्रक्चर का इंडिफरेंस पॉइंट. अब ऊपर फटाफट देख लो ऊपर क्वेश्चन क्या बोलता है. कोरल लिमिटेड इज एन एग्रीकल्चरल एग्री बिजनेस कंपनी दैट ऑपरेट्स इन 2 सेगमेंट्स, एनिमल फीड एंड क्रॉप प्रोटेक्शन. क्या करूँ मैं उसका? द कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन इट्स ग्रोथ एंड सक्सेस. वेरी गुड. एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कोरल लिमिटेड इज एज फॉलोज. इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर भी था, ये ध्यान रखना प्लीज़. हाँ, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर भी था, इंपॉर्टेंट. क्या बोलता है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की? इक्विटी शेयर्स कितने हैं कंपनी के पास? इक्विटी शेयर्स है कंपनी के पास 10 lakhs एट द रेट 10 ईच, कितना हुआ? 1 crore. 15% डिबेंचर्स 30,000 डिबेंचर एट द रेट 100 ईच, 30 lakhs. कोई दिक्कत नहीं है. कोरल लिमिटेड डिजायर्स टू एक्सपैंड, इसलिए तो हमें डिफरेंस पॉइंट दिया है, मान पता है हमें. इन ब्रीडिंग हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट सीड्स फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. अपने को कोई मतलब नहीं है उससे क्यों करना, कितना करना, फिगर दो भैया. द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल फंड्स अमाउंटिंग टू 100 lakhs टू फाइनेंस इट्स बिजनेस एक्सपेंशन प्लान. 100 lakhs का उसे और एडिशनल कैपिटल चाहिए. इजी. एक्सपेक्टेड अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट विल बी 76 lakhs. हाँ, तो आफ्टर दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है. आफ्टर दिस एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कोई कन्फ्यूजन थोड़ी ना हो रहा है. हमारा EBIT दे रहा है, हम इवेल्युएट करने वाले हैं, तो वो आफ्टर वो खर्चा करने के बाद, वो 100 लाख करने के बाद का ही होगा. उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे EBIT में कोई चेंज नहीं होगा. एकदम क्लियर इधर पे. एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स दे दिया 30%. थैंक यू. अब आ जाओ, ये डिटेल्स दिया हुआ है, देख देख के लगाओ और सॉल्व करो. चलो, थोड़ा सा नंबरिंग इधर उधर है, जैसे इंडिफरेंस पॉइंट पहला पार्ट नहीं होना चाहिए. सिक्वेंशियली करे क्या? मैंने किया आपके लिए. चलो आओ. ये रहा केस स्टडी हमारा. EBIT से स्टार्ट किया, प्लान 1 प्लान 2 का. इंटरेस्ट लेस किया. 13 लाख 60 11 लाख कैसे आया? पहली बात. 13 लाख 60,000 कैसे आएगा सर? ओल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर का भी दिया हुआ था, क्या? डिवेंचर्स था हमारा ओल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर में, इसका भी हमें इंटरेस्ट को फैक्टर इन करना था या कैलकुलेट करना था, कंसिडर करना था. समझ में आया? यस और नो बोलेंगे. समझ में आया? यस और नो. ये भूलना मत, ये भूलने से पूरा सम गलत हो जाएगा. ठीक है ना? आओ नेक्स्ट. और एग्जिस्टिंग का तो हमारा रहेगा ही. एग्जिस्टिंग में डिबेंचर्स कितना? 70%. तो 100 लाख का 70% इंटू किया और इंटू फिर 13%. कैलकुलेटर लेके बैठना, फटाफट कैलकुलेट करना आप लोग. सर हमने तो करके आया एग्जाम में, हमें याद है हमारे आंसर्स. वेरी गुड. ऐसे 13 लाख 60,000. सिमिलरली प्लान 2 में कितना देख लेना. प्लान 2 में यहाँ 50% था, तो 50% के हिसाब से 4.5 लाख आएगा हमारा. किस में बोलो? ओल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर में, प्लस 6.5 लाख आएगा प्लान 2 में इंटरेस्ट. ठीक है, तो EBT निकाला. टैक्स यहाँ पे आप लिख के इसको EAT आएगा हमारा 70% ऑफ EBT. ये कितना है? एट द रेट 70% ऑफ EBT है ना. हाँ, एक ही बात तो है. यस सर, वेरी गुड. प्रेफरेंस डिविडेंड इसमें कुछ था नहीं, तो यहाँ 0. आफेश, यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड था, कैसे आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड? 7.15% ऑफ 40%. 40% मतलब 40 लाख का 7.15%. प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा आ गया 2,86,000. यस. नाउ आफेश आया. नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे पहले ये बता दो प्लीज़. इधर पे ही ट्रिक था. जो बच्चों का यहाँ राइट हुआ वेरी गुड, जो बच्चों का यहाँ मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं, सीखो कम से कम. चलो आओ. ओल्ड शेयर्स कितने हैं? 10 lakhs. ओल्ड शेयर्स तो 10 lakhs है ना, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. जो मैंने सर्कल किया 10 lakhs तो रहेंगे ही. मैंने बात किया कि हम एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर को कंसिडर कर रहे हैं. अब जो नया इक्विटी शेयर्स है ना, दैट आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15 पर शेयर.
प्रीमियम ऑफ 15 रुपया पर शेयर। सर ये लाइन नहीं देता तो कितना अच्छा रहता ना, ये लाइन नहीं देता तो कितना अच्छा रहता ना, है ना। किस किस के मन में आया ये बात। अगर ये 15 रुपये के प्रीमियम में दिया मतलब 15 प्लस 10 25 पर शेयर के हिसाब से इशू हुआ है। ओ यस, तो हमें कितना निकालना था, 30% ऑफ 100 लाख मतलब 30 लाख। 30 लाख पे डिवाइड कर दो 25, कितना आएगा, 1,20,000 आएगा। 1,20,000 और पुराना कितना था हमारा पुराना था सर 10 लाख, तो टोटल हुआ 11,20,000। तो 11,20,000 से डिवाइड करो, समझ में आया, आंसर आया 3.9। इधर भी सिमिलरली आप लोग कर लेना, ये 10,40,000 आएगा और 4.1 आएगा। मार्क करें क्या आंसर। 3.9 ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा 3.9 एंड 4.1। नेक्स्ट, ये तो इजी क्वेश्चन है। एमपीएस आपका निकालने बोला है, पी रेशो 12 और 15 दे देते, इंटू कर दो, तो 3.9 इंटू 12 कर दो, क्या आएगा 46.8। दिस इज द आंसर। सिमिलरली 61.5 आएगा दूसरा का, ये भी इजी है। फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आता है, फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो वाला ब्रेक इवन पॉइंट हुआ जहां ईपीएस इज इक्वल टू 0। रट्टा कुछ नहीं माना, सिर्फ समझ के जाना। फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का बात कर रहे तो ईपीएस इक्वल्स टू 0। नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट पर अपने ईबीआईटी को मान लेते थे। सिंपल सा बात, ईपीएस इक्वल्स टू 0 होगा तो मतलब हमारा फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में ईबीआईटी कितना होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 - t। कैसे आया कैसे आया, मैं क्या बोला, इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ ईबीआईटी इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिवाइडेड बाय 1 - t। ये रहता है हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है व्हेन फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलता है। तो यस, पुट करो यहाँ पे तो आपका आंसर आएगा 13,60,000 और 1508571 दोनों जगह पे। इसका ये वाला आंसर इज राइट, 13,60,000 1508571। ठीक है, कौन सा पार्ट रह गया देख ले फटाफट। आ जाओ मेन पार्ट सर, मेन मेहनत वाला पार्ट अब रह गया। व्हाट विल बी द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन प्लान 1 and 2। 1 and 2 का इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। सब चीज़ किया हुआ है, अब फॉर्मूला में लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। इंडिफरेंस पॉइंट मतलब जहां आपका दोनों का ईपीएस सेम हो। कैसे करेंगे एक बार दिखा देता हूँ। इंडिफरेंस पॉइंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मान लिया ईबीआईटी को एक्स मान के इक्वेशन बनाया इधर। सिमिलरली प्लान 2 का इक्वेशन यहाँ बनाया, दोनों को इक्वेट किया, आंसर आ गया 34.40 लैक्स। यस, किस किस का राइट हुआ प्लीज़ बता दो। सर हमारा राइट हुआ, वेरी गुड। कमेंट करते चलना सर हमारा राइट हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है, और लास्ट में मार्क्स देना मत भूलना अपना। लास्ट ईपीएस निकालना है, ईपीएस निकाल लो, दोनों को डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, इसका आंसर आएगा 1.3 1.3 आएगा। आप इसका आंसर चेक कर सकते हो। इसका आंसर एक बार निकाल ले क्या, फिर भी निकाल ले क्या हम अपने 13,60,000 हमारा क्वेश्चन बोल रहा है ईपीएस निकालना है प्लान 1 and 2 एट द इंडिफरेंस पॉइंट एज कैलकुलेटेड बाय यू अबव। तो 1.3 हमारा आना चाहिए। इन दोनों को कैलकुलेट करके आप डिवाइड करना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, यस 1.3 होगा। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द ईपीएस ऑफ द कंपनी इन प्लान 1 and 2। ईपीएस कैसे निकाला, हमने निकाल लिए, तीनों पार्ट हमारे हो गए। डन, एफएम इज डन। नाउ विल कम टू एसएम। एसएम का क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, फटाफट रीड कर लेते हैं। फार्म फ्रेश लिमिटेड, अ फैमिली ओन्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस, हैज़ बीन ऑपरेटिंग सक्सेसफुली ओवर पास्ट 10 years. ओके, currently the company is facing stiff competition from large farming houses, hence to maintain status quo मतलब कि कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो हो जैसा का वैसा रहने दो। The management of the company decided to adopt stability strategy. ठीक है, which of the following initiatives best support the farm fresh stability strategy। कैसे होगा, ऑप्शन पढ़े हो, एक बार फटाफट सारा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, नीचे से देखें, ऐड अ फ्यू चैनल, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में कुछ नहीं, जैसा है वैसा रहने दो, तो ऐड वाला चीज़ तो नहीं होगा। परचेज जैसा है वैसा रहने दो, हिल गया। डेवलप जैसा है वैसा तो रहने दो, हिल गया। सिर्फ हम इंप्रूव करें फंक्शनल एफिशिएंसी को टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और अपना कॉस्ट को कम कर रहे हैं, तो आंसर इज इंप्रूव फंक्शनल एफिशिएंसी। समझ में आया। कोई भी पार्ट में आपका आंसर कुछ और आता है तो बताना, हो सकता है मैंने भी फटाफट किया है
कोई भी पार्ट में अगर आपका आंसर कुछ और आता है घबराने की बात नहीं है, कमेंट में कमेंट करो, अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, रोल प्लेड बाय मैनेजमेंट इन डिमिनिशिंग is diminishing as the task performed by them are increasing, being replaced by new and improved technological tools. किस में होता है ये चीज़, कौन सा ऑर्गन स्ट्रक्चर में होता है, डिमिनिशिंग होता है उसका मैनेजमेंट का रोल इन द आवर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत हुआ होगा। इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस विच वन इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंटरनल एनालिसिस। मैंने इसलिए आपके लिए बुक खोल के रखा है, आ जाओ। आपका पेज नंबर 2.7 स्टडी मैट का पेज नंबर 2.7, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस में डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस, डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस, या फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस अगर होगा तो, परफॉर्मेंस एनालिसिस तो है नहीं, तो आंसर इज ए। समझ में आया। इसका केस स्टडी देखने से पहले ऑप्शन देखते हैं, हमारा हैबिट है रिलेशनशिप निकालना बिटवीन PNL एंड CMP इज इंडिकेटिंग क्या, स्ट्रेटेजिक अलायंस की क्या देखना पड़ेगा। चलो समझ में आ गया कि हमें देखना ही पड़ेगा। प्राइम न्यू लॉजिस्टिक्स PNL, Prime New Logistics is engaged in transportation of goods in India. It has its operational presence across the country since the year 2010. In addition to transporting goods by road, company is also taking services of private airways as its logistics partner. Very good. However, there is a sharp decline in business through airways as sales and profits have declined steeply. Company also wants to ascertain the market positions of rival companies having similar competitive approaches in the market with the intent to identify the strongest or the weakest players in the view of tough competition. Competitive landscape. Once the market position is ascertained, the company would like to modify its strategy to adapt. क्या वर्ड बोला, adapt according to the changing circumstances. Technology, means and ways of transporting goods are also changing. बहुत कहानी दिया है ना. Company wants to utilize its resources and capabilities not only to compete and survive but to grow efficiently. उसे ग्रो करने की इच्छा है, करने दो ग्रो. मल्टी डायमेंशनल एक्सपेंशन विथ न्यू एंड इम्प्रूव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग सीम्स इनएविटेबल. इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल. कंपनी हैज स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय रोड एंड वांट्स टू कोलैबोरेट. क्या करना चाहता, कोलैबोरेट विथ सम अदर ऑपरेटर हु कैन ब्रिंग एक्सपर्टीज इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स यूजिंग इम्प्रूव टेक्नोलॉजी. किसी और से कोलैबोरेट करना ताकि उसका एक्सपर्टीज उसे मिल सके. समझ में आ रहा है. कार्गो मूवर्स PLC, CMP बोलेंगे से हम, इज अ वेल नोन ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स यूजिंग स्टेट आर्ट टेक्नोलॉजी इन द एशिया पैसिफिक रीजन. उसकी टेक्नोलॉजी की दरकार थी, यहाँ मिल रही है. बैंकिंग अपॉन देयर रिस्पेक्टिव कोर कॉम्पिटेंसीज, PNL CMP वुड लाइक टू डेवलप क्लोज एंड कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप वेयर बोथ विल कंटिन्यू टू मेंटेन देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसे दूसरे कलर से कलर करते हैं. बोथ विल कंटिन्यू टू मेंटेन देयर रिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. क्या सर कलर किया हमने, हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब हो जाएगा. दोनों ऑपरेट करेगा, कोई बंद नहीं हो रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था ये, ठीक है ना. समझ में आ गया क्यों बोल रहा हूँ इतनी बार. हाँ सर. वंस कोलैबोरेशन इज इन प्लेस, मार्केटिंग टीम ऑफ बोथ the companies would like to cater the needs of transporting goods with speed and agility. कोई दिक्कत नहीं. In line with basic principles. The team will also focus on best long run performance in the marketing system. Very important line, please mark करो इसको भी. लॉन्ग रन परफॉर्मेंस पे फोकस करेगा. कहाँ हेल्प होगा आपको पता, आपको समझ में आ रहा कहाँ मैं फोकस करना चाह रहा हूँ. इन व्यू ऑफ द सेम, द टीम इज प्लानिंग टू रोप इन वेरियस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स विद इंटेंट टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज विद कस्टमर ओरिएंटेशन एंड स्प्रेडिंग अ वर्ड अबाउट इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स सर्विसेज टू इट्स प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स. बहुत सारा बात दिया, अब एक ऑप्शन देखते हैं, ईजी हो जाएगा, इतना टेंशन का बात नहीं. आ जाओ. रिलेशनशिप क्या है अब तो पता चल गया सर, ये तो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, बिकॉज वो कोलैबोरेट कर रहे हैं और अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख रहे हैं. स्ट्रेटेजिक अलायंस तब करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टारबक्स एग्जांपल लेते हैं हम. स्ट्रेटेजिक अलायंस में लिखा है ना वहाँ पे बाहर में, टाटा अलायंस. जो चीज़ जो सेपरेटली दोनों जन मतलब मिल के कर सकते हैं, सेपरेटली नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाते हैं, दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी चालू रहता है. तो ये होगा स्ट्रेटेजिक अलायंस. एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग टीम विल बी कॉल्ड एज व्हाट. काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन है इसमें, कौन सा होगा. एनलाइटेंड मार्केटिंग. वाई, जो इंपॉर्टेंट लाइन हमने मार्क किया था. पहला बात तो इन लाइन विद बेसिक प्रिंसिपल्स. हमारे एनलाइटेंड मार्केटिंग में 5 प्रिंसिपल्स दिए हुए आपके स्टडी मैट में, आप देख लेना.
तो वो लाइन वहाँ पे हल्का सा हिंट है, लेकिन आई अंडरस्टैंड वो इजी नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना। सेकंड लाइन इसलिए देता है कॉमा के बाद, द टीम विल ऑल्सो फोकस ऑन बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम। इससे समझना था कि ये एनलाइटेंड मार्केटिंग है। समझ में आया? यस। एयरवेज का क्या डिक्लाइन है? थैंक यू। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, टूल फॉर आइडेंटिफाइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट कंपटीटर्स इज नोन एज व्हाट? उस टूल को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। इजी। नाउ एक और अच्छा क्वेश्चन, ये स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय पीएनएल कौन सा है? बहुत लोग को इसमें दिक्कत है, कौन सा बताओ? सर अडेप्टिव है सर, प्रोएक्टिव है सर, रिएक्टिव है। हम बताएं एक चीज़, मैं बताऊं, सुनो एक बार मेरी बात सुनो प्लीज़। अगर ये क्वेश्चन का आंसर रिएक्टिव होता, मेरा बात सुनो प्लीज़, अगर ये क्वेश्चन का आंसर रिएक्टिव होता तो आप क्या मार्क करते? बी मार्क करते कि सी मार्क करते? रिएक्टिव और अडेप्टिव में क्या अंतर है? रिएक्टिव और अडेप्टिव में कोई अंतर नहीं है, अपना बुक में लिखा हुआ इंटरचेंजेबली यूज होता है दोनों। तो आप क्या मार्क करते हैं? अगर सिर्फ रिएक्टिव आपको लगा आंसर रिएक्टिव है, वाई? बिकॉज ये अडेप्टिव है, वाई? यहाँ पे आपको हिंट भी दिया हुआ था, आ जाएगा हिंट दिखाएं, ये रहा। स्ट्रेटेजी है तुम अडेप्ट करना अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो अडेप्ट तो वो करता ही है। अगर वो अडेप्ट करता है तो आंसर अडेप्टिव तो होगा ही, बट अगर सिर्फ अडेप्टिव होगा तो आप किसको मार्क करते हैं? मैं ये इतना क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन होता तो आपको सोचने में हेल्प होगा। इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। अभी एग्जाम्स खत्म, कोई बात नहीं, सीए फाइनल्स तो बाकी है, कभी ना कभी तो काम आएगा, थिंकिंग एबिलिटी तो डेवलप होगी। यस। तो आपको इससे से समझ में आएगा कि मैं तो आंसर में ये होगा आपका ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। क्योंकि अगर सिर्फ रिएक्टिव मैं मानूँ ना तो मैं किसे मार्क करूँगा? बताओ ना प्लीज़। ऐसा तो हो नहीं सकता ये राइट है तो फिर ये रॉन्ग क्यों है? दोनों राइट भी तो नहीं हो सकते। तो आंसर हैज़ टू बी देन ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव रिएक्टिव। एक और बात, अब बहुत स्लाइट इंडिकेशन है बट ठीक है, अब जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो बोलना होगा। वंस द मार्केट पोजीशन असर्टेन्ड, मार्केट पोजीशन को असर्टेन करने का काम करता है वो, सामने फुट पे, फ्रंट फुट पे आके मार्केट पोजीशन को असर्टेन भी करता है, ये उसका प्रोएक्टिवनेस दिखाता है। समझ में आ गई? यस, वेरी गुड। खत्म सर, हमारे एमसीक्यूज खत्म हो गया। कितना मार्क्स मिला सबको? मैं बता दूं क्या? मैं बता दूं, इजीली 20+ तो इजीली था। आप लोग मानोगे कि नहीं 20+ तो इजीली था? हाँ या ना बोलो ना प्लीज़। 20+ तो था कि नहीं? प्लीज़ आप लोगों को दिल से आनी चाहिए। यहाँ से 20+ तो था। हमारा इंडिफरेंस पॉइंट तो सर एमटीपी का ही क्वेश्चन आ गया, तो उससे इजी क्या करके देगा? रेशियो वाला क्वेश्चन, पूरा रेशियो का टिपिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कोई उसमें ट्रिक नहीं, कुछ नहीं। 20+ इजीली था, आने को ये 24+ तो आराम से ही है, आराम से ही है। थोड़ा सा भी आपने ध्यान से किया होगा तो 24+ तो इजीली है, और आने को तो बच्चों का इसमें 28 से 30 भी आएंगे, मुझे मालूम है। आप लोग का रिजल्ट आएगा, आप लोग बताना कितना आया, लेकिन 20+ तो एकदम एवरेज, एकदम एवरेज बोल रहा हूँ मैं। ये अबव एवरेज, इससे मैं बोल सकता हूँ अबव एवरेज, और ये तो बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। तो बता दो आप किस में फॉल करो सर, एवरेज, अबव एवरेज, एक्सेलेंट? कमेंट करके बता दो, उसी से समझ में आ जाएगा सबको। चलो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे फटाफट से देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। क्या क्या पूछा गया आपको? क्या क्या पूछा गया है? कैश बजट बोला है, कैश बजट पे क्वेश्चन आया, काफ़ी टाइम से ड्यू था कैश बजट आना। जनरली कैश बजट पे क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत 3, 4, 5, 6 टर्म में एक बार पूछता है इंस्टीट्यूट। अब पूछ लिया है आप लोग के टर्म में, अपने पढ़ के गया तो इजी क्वेश्चन था, आपने कर पाया होगा। यस और नो बताना, आंसर्स बताना, सब अपने अपने आंसर डिस्कस करना। लेवरेज का इजी क्वेश्चन था ये, लेवरेज आपका बन गया होगा। नेक्स्ट, कितना बार कहा था मैंने वॉल्टर मॉडल आएगा, वॉल्टर मॉडल या डिविडेंड डिसीजन से क्वेश्चन आएगा? बहुत बार कहा था मैंने, हर वीडियो में जब भी हमने डिस्कस किया, हर बार मैंने कहा कि डिविडेंड डिसीजन का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इस बार आना ही है, क्योंकि लास्ट टाइम तो आया नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट, आ गया वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन, इजीली बन गया होगा। सीएमसी का क्वेश्चन हमारा ये कौन सा टॉपिक पे है? अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज करके बोल दिया WACC, वाओ। कॉस्ट ऑफ बैंक टर्म लोन, तो इजी क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है, सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है। अगर आप MTPs का दोनों मिला के देखोगे ना, MTP1 MT2 मिला के देखोगे तो मोटा मोटी इस टाइप का क्वेश्चन था। ओके, इजी क्वेश्चन WACC का। अब लेंथीनेस हो सकता है वो स्पीड पे मैटर करता है, किसी बच्चे के इसके लिए ये सब क्वेश्चन लेंथी लगे होंगे, किसी को नहीं लगे होंगे, डिपेंड्स ऑन द स्पीड, कितना बार उसने उस सम को पहले हाथ से अपना बनाया है, ठीक है ना।
ऑपरेटिंग साइकिल वाला क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल का टिपिकल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा इस पेपर में, हमारा फैक्टरिंग नहीं आया। फैक्टरिंग बहुत एक्सपेक्टेड था, इंस्टीट्यूट बार बार एमटीबी में एकदम भारी भरकम क्वेश्चन पूछ रहा था फैक्टरिंग से, लेकिन छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। अगेन एनपीवी फेवरेट एरिया, एनपीवी तो आना ही है। वर्किंग अपना कैप बच का क्वेश्चन, एनपीवी पीआई निकालने का क्वेश्चन हर बार आता है। एनपीवी हर बार कोई भी पेपर उठा लो एनपीवी तो पूछेगा ही। बैलेंस शीट बनाने बोल दिया, रेशियो एनालिसिस से और एक क्वेश्चन, मतलब रेशियो का देखो तो 4 और वहाँ 4, 8 नंबर का वेटेज हो गया। थ्योरी आपने मैनेज कर लिया होगा, इसमें डिस्कस नहीं करते हैं एक बार। एसएम आपने कर लिया मुझे मालूम है, एसएम में अपने डिस्कस नहीं करेंगे अभी, एसएम नहीं करते इस वीडियो में डिस्कस। आपको दरकार होगा तो बोलना, एसएम का सेपरेट वीडियो बना लेंगे। मैनेजेबल था, सब चीज़ बुक से था, मैंने देखा है, आप कर पाए होंगे। सो फाइनली एक बार मैं आ जाता हूँ फुल स्क्रीन। पेपर ख़त्म, रिलैक्स करो, जैसा गया वैसा गया, रहने दो, मत सोचो अब 1.5 महीना बाद 1 महीना बाद जब रिजल्ट आएगा तब अपने फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबसे मैं मिलूंगा अगेन इन सीए फाइनल्स। अभी के लिए वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन एंजॉय, टेक केयर, हैव रेस्ट, हैव गुड स्लीप, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर द रिजल्ट्स। बाय बाय। कोई दिक्कत हो तो पक्का हमें कांटेक्ट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। चलो बाय बाय बाय।